चलिए आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। जुकाम हुआ फ्रांस को और खांसी पूरे यूरोप को आई। देखिए कुछ ऐसा ही हाल किया था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप के साथ, लेकिन ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकला था ये उस पर पहुंच भी नहीं पाया। लेकिन इस क्रांति ने उस समय के पूरे यूरोप की जर्जर व्यवस्था को ही तोड़कर रख दिया और एक नई शासन व्यवस्था का इसने निर्माण किया और साथ ही साथ आने वाले विश्व को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिससे आज तक लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा होती है, चाहे वो लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो जिसका इस्तेमाल आज हम सभी धड़ल्ले से करते हैं, और चाहे वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे राइट्स। इन सभी का जन्म इसी क्रांति से हुआ। तो चलिए आज हम आसान से शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं इस जटिल सी क्रांति को। French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. देखिए अपनी इस कहानी की शुरुआत हम सभी करते हैं 17th सेंचुरी से, यानी कि जो 1600 का जो टाइम हुआ करता था। अब इस समय पूरे विश्व में राजाओं का शासन होता था और ये राजा अपने आप को उस समय पावरफुल दिखाने में लगे थे, इसलिए ये राजा एक दूसरे से वॉर किया करते थे, क्योंकि उस समय जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा ज़मीनों पर अधिकार होता था वो राजा उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता था। अब उस समय यदि हम भारत में ही देखें तो भारत में मुगल मराठा वॉर चल रहा है, तो अफ्रीका में कॉन्गो वॉर, वहीं पर यूरोप में 30 ईयर वॉर चल रहा है। पर इन वॉर के पीछे जनता का क्या हाल, आम जनता किस बदहाली में जी रही थी। तो देखिए उस समय दुनिया भर में जो भी समाज होता था वो हायरार्की सिस्टम में डिवाइडेड था, जिसमें मूल रूप से हैव्स और हैव्स नॉट में पूरा समाज विभाजित था। अब हैव्स यानी कि विशेषाधिकार वर्ग में राजा और उनके कुलीन वर्ग यानी कि अरिस्टोक्रेसी और नोबेलिटी होते थे, और इसमें कंगरगी यानी कि पादरी वर्ग भी शामिल होते थे। वहीं पर हैव्स नॉट यानी कि ऐसा समाज जिनको कोई भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था, जिसमें किसान, मजदूर और मध्य वर्ग जैसे कि व्यापारी, लेखक, ये लोग शामिल होते थे। यानी कि इसे हम संक्षेप में इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरा समाज कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और किसान, मजदूर, मध्य वर्ग में डिवाइडेड था। यानी कि ये पूरे 3 हायरार्की सिस्टम थे। अब कुछ ऐसा ही हायरार्की उस समय भारत में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित वर्ग था। अब आप भी सोच कर देखो कि एक जैसा समाज पूरे विश्व में हजारों सालों से चला रहा था, लेकिन कभी भी किसी ने भी इस पर क्वेश्चन नहीं उठाया। क्यों सभी लोग इस ऊंच नीच को टॉलरेट कर रहे थे? यदि हम इसका जवाब यदि खोजने की कोशिश करें तो एक शब्द में इसका उत्तर है रिलीजन। देखते उस समय लोग ये मानते थे कि राजा को भगवान ने चुना है राज करने के, और इसी को कहा जाता था द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी कि भगवान ने ही राजा बनाया है, इसलिए इनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहीं पर जो पादरी यानी कि जो कंगरगी वर्ग था, जिसे आप पुजारी, मोंगाना, बिशप कह सकते हो, ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते थे और इनका ये कहना था कि भगवान इन्हीं के माध्यम से ही बातें करते हैं, यानी कि भगवान की बातें सिर्फ यही सुन सकते हैं और यही सिर्फ आपकी बातें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और वहीं पर जो मजदूर वर्ग यानी कि जो मध्यम वर्ग था, उसे ये कंगरगी ये बोलते हुए फिरते थे कि इंसान का जन्म उसके पूर्व जन्मों में किए गए पाप को भुगतने के लिए हुआ है, यानी कि जो तकलीफ आज आम जनता की है वह उसके पूर्व जन्मों की सजा है। और ऐसा ही उस समय पूरे विश्व के या कहें कि उस समय पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में बस थोड़ा बहुत अंतर होता था, सेम दिखाई पड़ता है। अब देखिए 1600 के समय में एक नई इनलाइटमेंट मूवमेंट की शुरुआत पूरे यूरोप में होती है। लोग उस समय अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लोगों ने आखिर में क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आखिर राजा को ये अधिकार दिया ही क्यों गया है राज करने का, और क्या सच में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर इतना ऊंच और नीच की व्यवस्था हो।
और इस समय को एज ऑफ इनलाइटमेंट यानी कि पुनर्जागरण का समय कहा गया। अब जब से इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन की ये शुरुआत हुई तो अब उस समय रिलीजन को जस्टिफाई करना अब मुश्किल होने लगा था। तो इसी समय एक नई विचारधारा भी उभर कर सामने आती है जिसे डीइज्म कहा गया, जिसे एक राइटर एडवर्ड हर्बर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही ईश्वर ने इंसानों को बनाया होगा, लेकिन यदि इंसानों को भगवान तक पहुंचना है तो उन्हें अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करना होगा। और बेसिकली इस विचार ने उस समय चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और ये बात उस समय सबके सामने रखी कि आखिर कोई चर्च या फिर कोई कलगी कौन होता है ये बताने वाला कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। और दूसरी तरफ जॉन लॉक ने डिवाइन राइट ऑफ किंग डॉक्ट्राइन का भी अपोज किया और कहा कि हर इंसान बराबर है और किसी भी इंसान को ये राइट नहीं है कि वो किसी पर भी राज करे, और यदि किसी को ये पावर दे भी दी जाती है गवर्न करने के लिए तो उन्हें पहले जनता की परमिशन लेनी चाहिए। और यहीं से यदि हम देखें तो डेमोक्रेसी का ओरिजिनल आइडिया भी उभर कर आया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये पर्पज़ होना चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे, और यदि कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो जनता उसे उखाड़ कर फेंक सकती है। वहीं पर मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले स्टेट, किंग और जनता के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि प्रशासन में किसी भी एक व्यक्ति के पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए। ये पावर अलग अलग व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। इसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया, जिसे आगे चलकर आज तक सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो फॉलो करते हैं। ऐसे ही कई विचारक हुए जैसे कि वॉल्टेयर, रूसो और दीदर ने सिमिलर आइडिया को उस समय बढ़ावा दिया। रूसो का एक विचार उस समय बहुत ही फेमस हुआ कि उन्होंने कहा कि राज्य का कानून लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि राजा की इच्छा के अनुसार। और इनकी एक बुक भी उस वक्त आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने राज्य यानी स्टेट को समझौते पर आधारित बताया, जिसके अनुसार स्टेट, जनता और सरकार ये तीनों एक समझौते के परिणाम हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि जनता ने सुरक्षा के लिए अपने सारे राइट्स सरकार को सौंप दिए हैं और यही वो आधार था जिसने फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावना को आगे बढ़ाया। ये जो सभी चीज़ें मैंने अभी आप सबको बताई, ये उस समय की बुनियादी विचारधारा थी जिसके ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन खड़ा हो पाया। अब चलिए बात करते हैं कि प्रैक्टिकली एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। देखिए, फ्रांस में उस समय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हायरार्की सिस्टम एग्जिस्ट करती थी। कुलीन वर्ग यानी कि नोबेलिटी, पादरी वर्ग यानी कि क्लर्गी और मजदूर मध्यम वर्ग। अब जो पादरी वर्ग था वह एक टैक्स इंपोज करते थे मजदूर वर्गों पर, जिसे टिथ कहकर बुलाया जाता था, जो कि 1/10वां हिस्सा होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। यानी कि यदि कोई किसान है जिसने एग्रीकल्चर में कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसे अपने उस प्रोड्यूस का 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा इन पादरी वर्ग को देना पड़ता था एज अ रिलीजियस टैक्स। इसके अलावा नोबेलिटी ने भी अपना एक टैक्स लगाया था जिसे टाइम कहते थे, लेकिन नोबेलिटी और क्लर्गी खुद से कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। ज़्यादातर टैक्स किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर लगाया जाता था। और उस समय की कुछ पेंटिंग हैं जो कि उस समय को डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे किसान की कमर पर बैठकर ये नोबेलिटी और क्लर्गी चलने लग रहे हैं। अब यदि हम देखें तो उस समय के फ्रांस के अंदर प्रथम 2 वर्ग यानी कि नोबेलिटी और क्लर्गी लगभग 2% के आसपास थे, लेकिन जो ऊंचे पद होते थे जैसे कि प्रशासनिक और सैन्य पद, इन पर इन्हीं 2 वर्गों की ही नियुक्ति की जाती थी और ये वर्ग कोई टैक्स भी नहीं पे करते थे। अब यदि हम देखें तो उस समय यदि पूरी फ्रांस की लैंड की व्यवस्था देखें तो 40% लैंड जो हुआ करता था ये इन्हीं 2 वर्गों के पास था। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 वर्ग थे ये बहुत ही मजबूत स्थान रखते थे फ्रांस के समाज में। लेकिन इन वर्गों में एक विशेष बात ये भी थी कि इन वर्गों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जिनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो तीसरे वर्ग यानी कि मजदूर और किसान वाले वर्ग से ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं थी, और ये अपने वर्ग के ही ऊंचे लोगों से कंपटीशन किया करते थे और ये अपने वर्ग के समृद्ध लोगों को ही अपने दुखों का कारण मानते थे।
अब जाहिर सी बात है कि ये वर्ग तीसरे वर्ग को ही सपोर्ट करेगा और यही वर्ग आगे चलकर मध्यम वर्ग कहलाया, जिसने सभी शक्तियों को एकजुट किया, लोगों को शिक्षित किया और व्यवस्था को चेंज करने का एक रास्ता खोजा, क्योंकि इस वर्ग में ही पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जैसे कि लेखक, वकील, डॉक्टर जैसे बुद्धिजीवी लोग। और क्योंकि उस समय फ्रांस के समाज की जो उस वक्त की भेदभाव युक्त जो व्यवस्था थी, उसी के अनुसार ये कहा गया कि फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था ये असमानता के विरुद्ध एक लड़ाई थी और इक्वालिटी को पाने के उद्देश्य से हुई थी। और इसका जो लीडर था वो यही मध्यम वर्ग बना जो विशेषाधिकारों से हीन था। अब देखिए, जो फ्रांस में ये 3 मुख्य वर्ग थे, इन्हें द 3 स्टेट्स कहा जाता था। अब ये 3 स्टेट्स की अलग अलग बैठकें होती थी जहां पर वोटिंग के आधार पर ये अपने मुद्दे डिसाइड किया करते थे। इन्हें स्टेट्स जनरल कहा जाता था और ये राजा को सलाह भी दिया करते थे, यानी कि ये एक एडवाइजरी की तरह भी काम करते थे। लेकिन एक्चुअली में जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो राजा के पास ही थी। लेकिन जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या थी इन स्टेट जनरल्स के बारे में? इनमें तीनों वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव थे, नोबेलिटी, कंगर्की और मजदूर वर्ग। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि 1780s तक इन स्टेट जनरल्स बॉडी को कभी भी समन भी नहीं किया गया था पिछले 175 सालों में। आखिरी बार इन्हें समन किया गया था 1614 में। अब आप देखिए, उस समय यानी कि 1750 से 1760 के फ्रांस की यदि हम बात करें तो उस समय फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस उस समय अपने जो प्रतिद्वंदी कॉलोनियल पावर ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा करता था कॉलोनीज को लेकर। और ऐसे ही एक वॉर इनके बीच में हुई थी, 7 ईयर वॉर, जो 1756 से 1763 के बीच में चली, जिसमें फ्रांस लगभग बैंकरप्ट हो गया था और उस पर कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ऐसे समय में 1774 में फ्रांस के नए राजा बनते हैं लुई 16। अब उस समय अकाल यानी कि फेमाइन बहुत ही कॉमन हुआ करते थे, तो राजा के द्वारा उस वक्त नियुक्ति की जाती थी कुछ लोगों की, जो ये इंश्योर करते थे कि कोई भी व्यक्ति अनाज की होल्डिंग करके उसके दाम को ज़्यादा ना बढ़ा दे। अब इन्हें आप ग्रेन पुलिस भी कह सकते हो। अब जब लुई 16 राजा बने तो फ्रांस की वित्तीय साख को सही करने के लिए इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स के रूप में फाइनेंस एक्सपर्ट की नियुक्ति की कि कैसे हम फ्रांस को आर्थिक संकट से उभार पाएं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट जैकस टुर्गो नाम के एक व्यक्ति को अपना उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। ये एडम स्मिथ के बहुत ही करीबी हुआ करते थे। अब देखिए, जो एडम स्मिथ थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे और उनकी विचारधारा भी यही थी कि सरकार को किसी भी चीज़ में दखल नहीं देना चाहिए। अब यही विचारधारा जो जैकस टुर्गो थे इन्होंने भी अप्लाई किया और उस समय फ्रांस में जो ग्रेन पुलिस थी या फिर जो राज्य का नियंत्रण होता था ग्रेन को मैनेज करने के लिए, इन्होंने उसे हटा दिया। इसे ब्लैक फॉर्म लॉ भी कहा गया। इससे हुआ ये कि जो ग्रेन मर्चेंट थे उन्होंने अनाज को उस समय स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे अनाज का दाम उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और एज अ रिजल्ट अप्रैल में 1775 के आसपास रियॉट्स यानी कि दंगे होने शुरू हो गए और इसे द फ्लोर वॉर का नाम दिया गया, यानी कि आटे को लेकर दंगे हुए। अब ये जब ये फॉर्म लॉ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो टर्गो ने ये कहा कि हमें नोबेलिटी और कगर्गी पर भी टैक्स इम्पोज करना चाहिए ताकि हम अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन हम सुधार पाएँ। परंतु ऊपर सत्ता में बैठे कगर्गी और नोबेलिटी लोग इसे होने ही आखिर क्यों देते? तो उस समय टुर्गो को अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाता है 1776 में। जानते हैं, ये वही साल था 1776 जिस साल अमेरिका आज़ाद हुआ था। और जानते हैं अमेरिका की मदद किसने की थी इस फ्रीडम वॉर को जीतने के लिए? यही फ्रांस के राजा लुई 16। उसके पीछे का रीज़न ये था कि अमेरिका उस समय ब्रिटेन का एक कॉलोनी हुआ करता था और फ्रांस और ब्रिटेन दुश्मन हुआ करते थे। और क्योंकि फ्रांस 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन से हार भी चुका था तो फ्रांस अपनी हार का बदला भी लेना चाहता था अमेरिका से। अब जब अमेरिकी के फ्रीडम में इन्होंने मदद किया अमेरिका का, तो अमेरिका तो आज़ाद हो गया, लेकिन इससे फ्रांस पर बहुत ही ज़्यादा युद्ध का खर्चा पड़ा। और इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर एक युद्ध और हुआ
जो कि 1778 से 1783 के बीच में चला, जिससे हुआ ये कि जो कर्ज था फ्रांस के ऊपर वह अब और भी बढ़ गया। अब आप सोच कर देखो उस वक्त की सिचुएशन कि जनता बदहाली में जी रही है, टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, और दूसरी तरफ राजा अपने ऊपर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने शान और शौकत के ऊपर खर्च किए जा रहा है। तो उस समय जनता को कैसा लगता होगा। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं था कि ये जो राजा थे इन्हें जनता के दुखों का पता था या फिर ये जनता के दुखों से थोड़ा भी लगाव रखते हैं। एक वाक्य मिलता है कि जब भूखमरी के समय यानी अकाल के समय जब जनता ने राजा से खाने के लिए उस समय अनाज मांगा, तो लुई 16 की पत्नी यानी क्वीन मेरी एंटोनिएट ने यह जवाब दिया था कि यदि तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्यों नहीं खाते हो। मतलब इन्हें गरीबी और एक्चुअल रियलिटी से कुछ मतलब ही नहीं था। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस समय लोगों को ये लगता था कि जो भगवान है इन्होंने राजा महाराजाओं को भेजा है, द डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी, जिसका मैंने बात किया था। तो लोगों ने जब देखा कि राजा रानी इस तरीके से उनसे दूर है, तो उन्हें लगा कि जब ऐसी खराब स्थिति में वो ऐसे खर्च कर रहे हैं तो पक्का ये हो ही नहीं सकता कि भगवान ने इन्हें भेजा। तो उस समय बहुत सारे रीजंस थे लोगों के पास किंग लुई को हेट करने के लिए, और ऊपर से इन्फ्लेशन, भूखमरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेरोजगारी, ये सब प्रॉब्लम्स तो थी ही। इस तरीके का गुस्सा जब लोगों में होता है ना, तो अक्सर दंगे हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकती है। लेकिन अगर इस गुस्से को डायरेक्शन दी जाए तो इस मार्गदर्शन की वजह से ये गुस्सा रेवोल्यूशन में बदल सकता है। और जो ये डायरेक्शन थी, ये एज ऑफ एनलाइटमेंट के बौद्धिक वर्ग यानी राइटर और उस समय के मध्यम वर्ग के द्वारा, जो कि ऊंचे पदों पर तो थे परंतु विशेषाधिकारों से वंचित थे, और ऐसे लोगों के द्वारा भी दिखाया गया जो कि उस सेना में थे जो अमेरिकी फ्रीडम से वापस लड़कर आई थी। उन्होंने अमेरिका के फ्रीडम और लोकतांत्रिक वैल्यूज़ की बात आकर पूरे फ्रांस में की, और ये बात धीमे धीमे करके पूरे फ्रांस में फैल गई। और उस समय का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये आज तक फ्रांस का नेशनल मोटो भी है। अब किंग लुईस ने बहुत सारी कोशिश की उस समय यहाँ पर कि लोगों का गुस्सा किस तरीके से वो ठंडा कर सके, और इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर चार्ल्स से सुझाव लिए। लेकिन जो चार्ल्स थे उन्होंने टुर्गो जैसा ही सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि एक्चुअली में हमें देश की फाइनेंस कंडीशन को सुधार करना है तो हमें कंगर्गी और नोबेंटी पर एक नया टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। लेकिन नोबेंटी और कंगर्गी इसे होने क्यों देते। अब जब राजा के पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं, तब राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, क्योंकि नोबेंटी और कंगर्गी न्यू टैक्स इंप्लीमेंट होने ही नहीं दे रहे थे और पार्लियामेंट ऑफ पेरिस में बैठकर बस शोर हंगामा मचाते रहते थे। इसलिए स्टेट जनरल से चीज़ें करवाने के लिए और उन्हें रबर स्टैंप की तरह यूज़ करने के लिए ये बैठक राजा लुई ने बुलवाई। पर जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि इन तीनों स्टेट्स के पास एक एक वोट होता था, परंतु जब कोई भी फैसला करना होता तो ये नोबेंटी और कंगर्गी एक हो जाते और 2-1 की रेशियो में होकर कोई फैसला होने ही नहीं देते। इसलिए उस समय आम जनता ने तंग होकर यह कहा कि प्रत्येक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप का एक वोट हो, प्रत्येक इंसान का एक वोट होना चाहिए। परंतु राजा लुईस इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो जब जो तीसरा वर्ग था उन लोगों ने, यानी जो आम जनता थी, उसने ये कहा कि तब हम इस स्टेट जनरल का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, हम अपना स्टेट जनरल खुद बनाएंगे, हम खुद की एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें हर एक इंसान को इक्वल वोट मिल सके। जब राजा लुईस ने इस बात को सुना तो उन्होंने जो ये हॉर्न था उसके दरवाजे पर ताला लगवा दिया कि देखते हैं कि जब हॉर्न ही नहीं रहेगा तो ये लोग अपनी सरकार कैसे बनाएंगे। तो जो आम जनता थी वो साथ में ही लगे हुए एक टेनिस कोर्ट पर पहुंच गई और वहां के खाली स्थान पर इकट्ठा हो गई, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक ओथ लिया जिसे टेनिस कोर्ट ओथ भी कहा जाता है। और ये शपथ थी कि हम एक संविधान का निर्माण करेंगे और अपनी खुद की एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। और ये सब हुआ 17 जून 1789 को।
और इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब जो निब्रंग लोग थे और जो मध्यम वर्ग था, जिसके बारे में पहले बताया, नोबेल्टी और कनरगी वर्ग वाले, इन जिनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था, वह भी इस नेशनल असेंबली का अब हिस्सा बन गए। अब जब राजा लुईस ने यह देखा कि, तो वो हैरान रह गए कि अरे भाई, देखते ही देखते लोगों ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, और इस डर से कि कहीं इन्हें मार ना दिया जाए या इन्हें कहीं गद्दी से उतार कर ही ना फेंक दिया जाए, इन्होंने 27 जून 1789 को जाकर, यानी 1789 को जाकर इस नेशनल असेंबली को एक्नॉलेज कर दिया कि चलो ठीक है, ये नेशनल असेंबली एक सरकार की तरह अब काम करेगी। अब जब नेशनल असेंबली में लोग बैठते थे ना, तो जो लोग लेफ्ट साइड में जो लोग बैठते थे वो थर्ड स्टेट यानी कि तीसरे वर्ग के लोग थे, यानी आम जनता, जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था। 98% लोगों को ये लोग रिप्रेजेंट करते थे और ये नेशनल असेंबली के लेफ्ट विंग में बैठते थे। वहीं दूसरी साइड राइट विंग में बैठते थे कनरगी और नोबेल्टी के लोग, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। अब आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग, जिसे आज हम बड़े कॉमनली इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स की बातें करते हुए, इन दोनों शब्दों का ओरिजिन यहीं से हुआ। देखिए, लेफ्ट विंग की जो बुनियादी तौर पर जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और दूसरी तरफ राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है, वो बस रिएक्शन मात्र है लेफ्ट विंग की विचारधारा का। इसे आप काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में समझ सकते हो। ये अपने आप में किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, लेकिन जिन आइडियोलॉजी को ये राइट विंग के लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसे बेसिकली आप ट्रेडिशनलिज्म और आप कंजर्वेटिज्म की कैटेगरी में आप रख सकते हो। यानी हमारी जो परंपरा चली आ रही है, उसे हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये थी राइट विंग की विचारधारा। अब यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में बात करें, तो ये अपनी मोनार्की को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वहीं लेफ्ट विंग वाले कहते हैं कि हम एक इक्वालिटी लाना चाहते हैं समाज में, जहां पर कोई भी हायरार्की सिस्टम ना हो। वहीं पर राइट विंग के लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि राजा होना चाहिए, ये हमारी परंपरा चली आ रही है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और यही विचार हमें आज तक देखने को मिलता है। जब किसी समाज की बुराई पर हम कोई प्रश्न चिन्ह उठा दें, तो आज भी ये लोग अपनी परंपरा का हवाला देकर बचने की कोशिश करते हैं। अब चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे वापस आते हैं। अब फ्रेंच नेशनल असेंबली में जो लेफ्ट विंग के सपोर्टर थे, ये 90% थे। वहीं राइट विंग को राजा और कनरगी यानी कि प्रथम दो वर्ग सपोर्ट करते थे, और ये महज 2% ही थे। अब आगे हुआ क्या कि ये अफवाह फैलने लगी कि जो राजा लुईस हैं, वो बाहरी फोर्सेस की मदद से पेरिस पर हमला करके नेशनल असेंबली को ख़त्म करने वाले। अब ये अफवाह सुनकर लोग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए और बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। इनमें भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने पेरिस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, और इस इच्छा से कि बास्तिल के किले में कुछ बारूद और बंदूकें मिल सकती हैं जिसे रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सोचकर बास्तिल के किले पर हमला कर दिया, जहां पर बंदूकें और बारूदें तो नहीं मिली, लेकिन बास्तिल का किला गिर गया। और बास्तिल के किले के पतन के साथ ही फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। और इस दिन 14 जुलाई 1789 की वजह से ही फ्रांस में नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है। अब जैसे ही बाकी लोगों को इस बास्तिल के किले के पतन के बारे में पता चला, तो वो भी इससे जुड़ते चले गए, क्योंकि कोई भी नोबिलिटी और कनरगी के नीचे दबकर नहीं रहना चाहता था। अब इससे हुआ ये कि बाकी जो अन्य फ्रांस के जगहों के नोबिलिटी थे, वो फ्रांस छोड़ कर भागने लगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फ्रांस ही ऐसा देश था जहां ऐसा कुछ हो रहा था। बाकी पूरे यूरोप में अब भी मोनार्की का शासन था, और अब धीरे धीरे करके नेशनल असेंबली और भी मजबूत होती चली गई, और यह नेशनल असेंबली चेंज होकर नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और 1789 से 1791 के बीच में संविधान के निर्माण का कार्य किया गया।
अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रूसो की बुक जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था शोसन कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित थी, तो इसने 26 जुलाई को द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन नाम के एक डॉक्यूमेंट को एडॉप्ट किया, जिसमें लोगों के ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई और इसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट के रूप में हम सभी देख सकते हैं। इसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पर बेस्ड 17 आर्टिकल थे, लेकिन राजा लुइस ने इस पर साइन करने से उस वक्त मना कर दिया। लेकिन जब फ्रांस की फीमेल्स के द्वारा वारसाई के महल तक मार्च किया गया तो इसके डर से किंग लुइस ने फाइनली साइन कर दिया और 1791 में फाइनली इलेक्शन बुलाई गई और मोनार्की को 1792 में कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया। यानी कि यहाँ का सर्वोच्च पद अब जनता के द्वारा सीधा चुना जाएगा। किंग लुई और रानी मेरी एंटोनिएट को बाद में डेथ सेंटेंस सुनाया गया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए, इस रिवॉल्यूशन के दौरान इस समय तक बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था और यदि देखा जाए तो इन रिवॉल्यूशनरीज की भी आपस में बनती नहीं थी। इनमें से कुछ ये भी चाहते थे कि जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते हैं उन्हें मार दिया जाए, चाहे कोई उस बात का सबूत उपलब्ध हो या ना हो, बस शक के बिना पर ही लोगों को मार दिया जाता था। तो इस रिवॉल्यूशन में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और वो समय था 1992 से 1995 तक का। इस समय को उग्र गणतंत्रवाद का चरण भी कहते हैं और इसे क्रांति का सेकंड फेज भी कहा जाता है। इस दौरान पूरे फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित हो गया था और इसका नेतृत्व उस समय जैकोबियन कर रहे थे। अब इस तरह से ऐसी व्यवस्था 1799 तक चलती रही, जहां अव्यवस्था, लूटपाट, खराब आर्थिक स्थिति अब भी मौजूद थी और उसी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर काबिज हो जाता है और आगे चलकर खुद को ही राजा घोषित कर देता है। यानी कि क्रांति की शुरुआत जिस मोनार्की को हटाने के लिए शुरू हुई, नेपोलियन उसी को वापस ले आया। इसलिए नेपोलियन को हिस्ट्री में क्रांति का हंता यानी मर्डरर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेपोलियन पर बात आके किसी और वीडियो में भी करेंगे, लेकिन यदि हम मोटे तौर पर ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक फेलियर था, क्योंकि लोगों को जो चाहिए था वो मिला नहीं और दूसरी तरफ नेपोलियन एक डिक्टेटर जो आगे चलकर राजा बन गया, यहाँ पर क्रांति का उद्देश्य फेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं था। नेपोलियन भले ही एक डिक्टेटर रहा हो पर उसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए और उसके समय में कंगर्गी का पावर कम होता रहा धीरे धीरे करके। वहीं मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट, बहुत सारे लीगल वर्क के क्षेत्र में नेपोलियन ने बहुत ही अच्छा काम किया और जो फ्रांस रिवॉल्यूशन का नारा था ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेपोलियन ने उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश की और उसी के समय फ्रांस के गौरव में भी हमें वृद्धि देखने को मिलता है और विश्व के देश आज भी फ्रांस रिवॉल्यूशन से निकले शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फेलियर नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बाकी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।